नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। लोकसभा चुनाव सिर पर है, किसी भी समय चुनावों की घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने भी 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में दोनों ही दलों को अभी उम्मीदवार तय करने हैं। ये बात अलग है कि इंडिया गठबंधन से कुरुक्षेत्र में सुशील कुमार गुप्ता का नाम आम आदमी पार्टी तय कर चुकी है। अभी तक हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते रहे हैं। रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और हिसार लोकसभा सीटों के बारे में हमने चर्चा की है कि वहां क्या स्थिति है, कौन सा दल मजबूत है, कौन से उम्मीदवार वहां हो सकते हैं, संभावित उम्मीदवार क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है। अभी हम जिस लोकसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और बहुत ही रोचक मुकाबला हमें लगता है कि यहाँ पे होने जा रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है प्रद्युमन जोशीला जी, जो राजनीतिक विश्लेषक है। हरियाणा की राजनीतिक नब्ज पे उनकी उंगली रहती है और बहुत सारी चीजें उनके टिप्स पे है हरियाणा की राजनीति को लेकर, तो उनसे बात करेंगे। प्रद्युमन जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब जी। तो आज हम भिवानी लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है, तो ये कब से अस्तित्व में आई, क्या यहाँ पे इतिहास यहाँ पे रहा है और किसकी दावेदारी है, किसकी दावेदारी में कितना दम है, इन्हीं बातों के बारे में शुरुआत में आप हमें बताएंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का एक इकलौता ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम 2 जिलों के ऊपर रखा हुआ है। और ये सीट जब परिसीमन हुआ तो 2009 में इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ा गया। इससे पहले ये 2 अलग अलग सीटें थी, एक महेंद्रगढ़ थी और एक भिवानी थी। भिवानी जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें हिसार जिले का एक बड़ा भाग आता था, जबकि महेंद्रगढ़ लोकसभा में रेवाड़ी जिला आता था। जब परिसीमन हुआ और 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें इस सीट को भिवानी महेंद्रगढ़ नाम दिया गया। उस समय 2 ही जिले थे, भिवानी और महेंद्रगढ़। अब इस सीट में भिवानी को तोड़ करके जो एक नया जिला दादरी बना दिया गया है वो भी इस सीट में आता है। इस सीट की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि ये हमेशा से दिग्गजों की भूमि रही है। ये ऐसी लोकसभा सीट है, भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों को अगर हम कंबाइंड जोड़ करके देखें तो इस सीट ने 2 मुख्यमंत्रियों को हरियाणा प्रदेश में दिया है, चाहे वो राव बीरेंद्र सिंह हो, क्योंकि महेंद्रगढ़ लोकसभा में राव बीरेंद्र सिंह और उनके परिवार का दबदबा रहा। कुल मिलाकर के जो उस क्षेत्र में जब ये महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र था अलग, तो 6 बार राव बीरेंद्र सिंह का परिवार इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था। हालांकि उनके परिवार को यहाँ हार भी नसीब हुई थी। इसी तरह से अगर भिवानी लोकसभा की बात करें, जो अकेली भिवानी थी पहले, उसमें चौधरी बंसीलाल के परिवार का दबदबा रहा। यहाँ चौधरी बंसीलाल चुनाव जीते, उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी चुनाव जीते। लेकिन इस सीट पर भिवानी जब सीट थी तो एक ऐसा दौर भी आया जब परिसीमन से पहले आखिरी जो चुनाव था 2004 का, जब 2004 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 3 मुख्यमंत्री जो लोग रह चुके थे उनके बेटे चुनावी मैदान में थे, जो हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था। जब उस दौर के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में थे। ये 2004 का वाकया है और वो उस समय भिवानी से सिटिंग सांसद भी थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई चुनावी मैदान में थे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, और चौधरी बंसीलाल जिनका ये गृह क्षेत्र है उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर, जो उनकी पार्टी खुद की थी। चौधरी सुरेंद्र सिंह भी यहां से सांसद रहे। एक और खास बात बताता हूं मैं आपको इस लोकसभा की, जो चर्चित जो बातें रही वो कुछ एक बताना चाहूंगा आपको। यहाँ भिवानी जो ओल्ड जो भिवानी लोकसभा थी उसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव भी जीत चुके हैं।
कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बेटे, चौधरी सुरेंद्र सिंह बंसीलाल जी के बेटे और अजय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बेटे। दूसरी बड़ी बात, उन तीन में से दो के बेटे चुनाव हार भी चुके हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला। और ये सीट एक ऐसी सीट भी थी जब 1977 का एक चुनाव हुआ था देश में, और उस 1977 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल का एक बहुत बड़ा नाम था देश की राजनीति में। उनको एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली चंद्रावती, जिसको बहन चंद्रावती के नाम से पुकारा जाता था इस एरिया में, और उनका डालावास गांव था, शोराण गोत्र था उनका। उन चंद्रावती ने चौधरी बंसीलाल को चुनाव हरा दिया था, और उस चुनाव की पूरी दुनिया में, ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी कि चौधरी बंसीलाल जैसे नेता को और एक साधारण परिवार से आने वाली चंद्रावती ने चुनाव हरा दिया। हालांकि उसके बाद चंद्रावती जी हरियाणा की पहली महिला सांसद रही हैं। जी जी बिल्कुल, वो पहली महिला सांसद भी रही है, पहली उपराज्यपाल महिला भी रही है। बिल्कुल, उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद वो काफी उनका जो सतंत्र के बाद राजनीति में बड़ा एक दौर चला चंद्रावती का, और इस क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। हालांकि डालावास जो उनका गांव था वो बहुत छोटा गांव है हल्के का, अभी वो बारडा विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके बावजूद बंसीलाल को उन्होंने बहुत बुरी तरह से चुनाव हरा दिया, लगभग 1,60,000 से ज्यादा वोटों से। इसी उसके बाद वो 3 बार विधायक भी रही है। जी जी बिल्कुल, इसके बाद चौधरी बंसीलाल यहां से चुनाव जीते भी लगातार। उसके बाद एक दौर ऐसा आया 1991 का, जब चौधरी बंसीलाल के जो कैंडिडेट थे जंगबीर सिंह, उनका पंगाल गोत्र था, जो चौधरी धर्मवीर सिंह अब जो एमपी हैं वो भी पंगाल हैं, और खरकड़ी गांव था उनका, तोशाम के पास लगता है। हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चौधरी बंसीलाल ने जंगबीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया, और उन जंगबीर सिंह ने वो चुनाव जीत लिया जी। बड़े उन्होंने भी जो है अच्छे खासे वोट और एक नौसिखिया राजनीति में थे चौधरी जंगबीर सिंह, लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस लोकसभा सीट की एक दो बातें और हैं, वो ये है कि यहां से एक पूर्व मुख्यमंत्री के दोनों बेटे चुनाव हार भी चुके हैं, रणबीर सिंह मेंद्रा जो चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे हैं, और चौधरी सुरेंद्र सिंह, उन दोनों को यहां से हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन 2004 का एक तो सबसे चर्चित चुनाव रहा यहाँ, जब तीन मुख्यमंत्रियों के बेटों ने चुनाव लड़ा, और दूसरा 1977 का चुनाव रहा। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां से एक बड़े नेता निकले चौधरी धर्मवीर सिंह, जो वर्तमान में सांसद है। वो धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, और उस दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने जो है उनकी मदद नहीं की, और जिस वजह से वो चुनाव हार गए, उसकी भी यहाँ बड़ी चर्चाएं हैं। इसके अलावा इस लोकसभा क्षेत्र में एक चर्चा है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने भी यहाँ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनको बहुत कम वोट मिले, और इतने कम वोट मिले कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की, जो पुराना महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र था। उस पुराने महेंद्रगढ़ क्षेत्र में राव इंद्रजीत का परिवार, यानी राव बीरेंद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका रामपुरा हाउस और एंटी रामपुरा हाउस, कभी राव बीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए, कभी चुनाव जीत गए। वहां सिर्फ राव बीरेंद्र सिंह के इर्द गिर्द तमाम चुनाव आज तक के घूमे हैं। एक वो दौर था जब राव बीरेंद्र सिंह की पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, और वो जो विशाल हरियाणा पार्टी उन्होंने बढ़ाई थी, उस विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर भी राव बीरेंद्र सिंह इस क्षेत्र से जीत चुके हैं, और उसी विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर वो चुनाव हार भी चुके हैं इस क्षेत्र से। उनके मुकाबले यहाँ एक कर्नल राव राम सिंह हुआ करते, जिनका बड़ा नाम था, और कर्नल राव राम सिंह ने जो है राव जो अपने बीरेंद्र सिंह थे उनको चुनाव हराया था। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा नाम, और जैसे आम नेता ने भी उनको हराया। क्या सर है? मनोहर लाल सैनी। हाँ जी बिल्कुल, मनोहर बीरेंद्र सिंह को हराया उन्होंने। जी जी, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि विशाल हरियाणा पार्टी की टिकट पर वो चुनाव हारे, वो मनोहर लाल सैनी ने ही उनको चुनाव हराया था सन 1977 में। सन 1977 में जब बड़े बड़े धुरंधर हारे थे चुनाव, तो उस समय एक साधारण परिवार से आने वाले आदमी ने उनको चुनाव हरा दिया। उसके बाद भी राव बीरेंद्र सिंह चुनाव हारे, राव राम सिंह उनके मुकाबले में जो है जीते। इसके बाद
राव इंद्रजीत का दौर आया, राव इंद्रजीत यहां से चुनाव जीते, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक लहर चली, उस दौरान डॉक्टर सुधा यादव, जो एक शहीद की पत्नी थी और एक साधारण परिवार से थी, उनको टिकट बीजेपी ने दी और उन्होंने राव इंद्रजीत जैसे रामपुरा हाउस के जो इतने बड़े राजनीति के वारिस हैं, उनको चुनावी मात दी। हालांकि 2004 में राव इंद्रजीत फिर से जीते। इसके बाद ये हल्का टूट करके और महेंद्रगढ़ का जो रेवाड़ी का पार्ट था वो तो गुड़गांव में चला गया और महेंद्रगढ़ को भिवानी के साथ जोड़ दिया। भिवानी में जो आदमपुर, आंसी और बवानी खेड़ा और जो अभी जो नलवा नया विधानसभा क्षेत्र है वो एरिया हिसार में चला गया। अब बात करते हैं परिसीमन के बाद के क्या हालात हैं इस लोकसभा के। जी, परिसीमन के बाद यहाँ 3 चुनाव हुए। पहले चुनाव में चौधरी बंसीलाल की बेटी श्रुति चौधरी राजनीतिक रूप से मैदान में आई, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत हो गया था और उसके बाद जो सुरेंद्र सिंह, उससे पहले ही सुरेंद्र सिंह और की जो पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की, उसका कांग्रेस में उन्होंने विलय कर दिया था। श्रुति चौधरी ने 2009 में चुनाव लड़ा और उन्होंने अजय सिंह चौटाला को चुनाव हराया। यहां उस दौर में हरियाणा जनहित कांग्रेस थी चौधरी भजनलाल की पार्टी। उन्होंने राव नरेंद्र है, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, नारनौल और अटेली विधानसभा क्षेत्र में राव नरेंद्र सिंह हजका की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनको 2 लाख के आसपास वोट मिले और वो चुनाव हार गए। श्रुति चौधरी चुनाव जीत करके चौधरी बंसीलाल के परिवार की तीसरी पीढ़ी हो गई थी जो संसद में पहुंची। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने, उनके नाम भी एक बड़ा ऐसा रिकॉर्ड है जो हर नेता अपने नाम करना चाहेगा। चौधरी धर्मवीर सिंह प्रदेश के वो नेता हैं जिन्होंने, प्रदेश के नहीं देश के वो नेता हैं जिन्होंने एक परिवार की 3 पीढ़ियों को चुनाव हरा रखा है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह और उनकी बेटी श्रुति चौधरी। इसके अलावा भी एक रिकॉर्ड और है चौधरी धर्मवीर सिंह के नाम, जिसको भी हर नेता बनाना चाहेगा। चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार पहले तोशाम, 2000 में, 2005 में बारडा, 2009 में सोना गुड़गांव में और 2014 में भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट 4 बार लगातार 4 अलग अलग हलकों से चुनाव जीतने वाले नेता भी हैं, जो विरला ही कहीं कोई देश में मिलेगा। अब बात करते हैं, जब 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो उसमें मोदी जी की आंधी थी। उस आंधी में चौधरी, एक और खास बात बताता हूं मैं आपको, 2014 के लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से रिजाइन दे करके बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि विधानसभा का टेन्योर बाकी था। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोटों से जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उस चुनाव में चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी तीसरे नंबर पर चली गई। ये भी एक गजब बात थी। वहां 2 नंबर पर राव बहादुर सिंह रहे, जो इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे और नांगल चौधरी के पूर्व में विधायक थे। अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। जब मोदी की आंधी थी तो चौधरी धर्मवीर सिंह बिना वोट मांगे, ये भी एक गजब बात है कि वो बिना वोट मांगे यहां लाखों वोटों से चुनाव जीते। 7 लाख के आसपास उनको वोट मिले और वो लगभग 5 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। श्रुति चौधरी को उन्होंने हराया और जेजेपी की कैंडिडेट भी बुरी तरह से हारी। इस लोकसभा की एक और खास बात मैं आपको बताऊं जी, एक खास बात और बताऊं महेंद्रगढ़ लोकसभा की, वो ये है कि यहाँ एक फाइटर नेता है रघु यादव, जो बेशक विधायक एक बार बना लेकिन उसने कई बार लोकसभा के चुनाव लड़े और अच्छे खासे वोट प्राप्त किए, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये रही कि वो कभी देश की संसद में नहीं जा सके। बिल्कुल जी, रघु ये यादव भूतकाल था। जो है वो पानी जल युद्ध उन्होंने लड़ा था और इसलिए जल युद्ध के नेता के तौर पे वो वहां के काफी जी, नाम उन्होंने हासिल किया। विधानसभा में पहुंचे लेकिन वहां से भी उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। उनको नेता के साथ, देवीलाल के साथ जी उन्होंने रिजाइन दे दिया था और उसके बाद वो जिंदगी में कभी विधायक नहीं बन पाए, लेकिन उनका नाम इस क्षेत्र में बड़ा सम्मान के साथ आज भी लिया जाता है। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से चौधरी धर्मवीर यहाँ से जीते थे
और श्रुति लगभग चौधरी 4.5 लाख। उनको 3 लाख के करीब वोट मिले थे, मतलब जो हार का अंतर था उससे भी कम उनको वोट मिले थे। तो जी, और अगर वो भी बिना मांगे। हाँ जी, अगर अभी की स्थिति की हम बात करें, जो 9 विधानसभाएं अभी आती है इसके अंतर्गत, तो उसपे कम से कम 5 विधानसभा ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज है, और ओम प्रकाश दलाल जो वहां से मंत्री भी हैं। मैं बताता हूँ कांग्रेस के पास 2 क्या सीट है, जेजेपी के पास 1 सीट है, और 1 निर्दलीय विधायक है वहां से, दादरी से। जी, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? मैं बताऊं आपको, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल 4 विधानसभा क्षेत्र तो आते हैं महेंद्रगढ़ जिले के, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी। 2 विधानसभा क्षेत्र आते दादरी जिले के, दादरी और बारडा, और 3 विधानसभा क्षेत्र आते भिवाड़ी जिले के, भिवाड़ी, लोहारू और तोशाम। ये लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां तोशाम और महेंद्रगढ़, इन 2 हलकों में कांग्रेस के विधायक हैं। बारडा से दुष्यंत चौटाला की माताजी नैना चौटाला विधायक है। दादरी से सोमवीर सांगवान, जिनकी बीजेपी ने टिकट काट दी थी, वो निर्दलीय चुनाव जीत गए। और 5 जगह जो है यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा 2 मंत्री हैं सरकार में, जिनमें जेपी दलाल लोहारू से और ओम प्रकाश यादव कह लीजिए, ओम प्रकाश एडीओ कह लीजिए, वो नारनौल से। इस लोकसभा क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका खुद का वोट बैंक है, और वो नेता किसकी मदद करते हैं वही हार जीत को तय करता है। सबसे बड़ा वोट बैंक अगर इस लोकसभा क्षेत्र में किसी के पास है तो वो आज भी रामपुरा हाउस के राव इंद्रजीत के पास है, और राव इंद्रजीत ही इस लोकसभा क्षेत्र में हार जीत का फैसला करते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली, जिनको यादव बाहुल्य माना जाता है। हालांकि इनमें सैनी और जो राजपूत समुदाय है वो भी अच्छा खासा है। इसके अलावा दादरी, बारडा, तोशाम और लोहारू, ये 4 विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य माने जाते हैं, जिनमें सांगवान, सोराण, फोगाट और भी कई गोत्र हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसके अलावा 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें नांगल चौधरी, जिसमें जाट, गुर्जर, ठाकुर, यादव, वो मिला जुला सिस्टम है उस विधानसभा में। और एक भिवाड़ी शहर जो सीट है उसमें ब्राह्मण भी हैं, पंजाबी भी हैं, बनिया भी हैं, और उसके अलावा यादव वोट भी हैं, जाट भी हैं, वो तमाम जो है मिक्स हल्का है। कुल मिलाकर के यहाँ हार जीत अब पिछले 3 चुनाव से जो दिख रहा है वो राव इंद्रजीत के हाथ में है। राव इंद्रजीत धर्मवीर सिंह की ठोक के मदद करते हैं, तो धर्मवीर सिंह उन 4 जो अहिरवाड़ के हल्के हैं उनमें एक तरफा बढ़त बढ़ाते हैं, और वो बढ़त किसी से नहीं टूट पाती। अगर राव इंद्रजीत आज चाहे तो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकते हैं। दूसरा, इस लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक चौधरी धर्मवीर सिंह के पास भी है। उसका कारण यह है कि वो तोशाम से कई बार विधायक रहे, बारडा से वो विधायक रहे, और लोहारू हल्के में उनकी खुद की ससुराल है। इन तीनों हलकों में उनका अच्छा होल्ड है। इसके अलावा दादरी और भिवाड़ी शहर में भी उनका एक खुद का पर्सनल वोट बैंक है। ये 2 नेता तो बीजेपी के ऐसे हैं जिनका खुद का वोट बैंक है। इसके अलावा चाहे वो पंडित रामविलास शर्मा हो, उनकी भी अपने हलके में एक पैठ है। राव अभय सिंह यादव की अपने हलके में एक पैठ है। जयप्रकाश दलाल ने भी जब से वो मंत्री बने हैं तब से बड़ी अच्छी पैठ इस तमाम इलाके में बढ़ा रखी है। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में यहाँ 3 बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। उनमें एक किरण चौधरी हैं जो तोशाम से विधायक हैं। दूसरे यहाँ रणबीर सिंह महेंद्रा हैं जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं। हालांकि वो जिंदगी में सिर्फ एक ही चुनाव जीत पाए हैं मुंडाल से, वो भी चौधरी बंसीलाल ने आखिरी समय में जो है एक ऐसी भावुक अपील की जिससे वो चुनाव जीत गए, वरना वो अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीते। हालांकि वो बीसीसीआई में बड़े, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें बड़े उच्च पद पर रहे हैं, लेकिन राजनीति में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ राव दान सिंह का एक बड़ा नाम है, उनका महेंद्रगढ़ में बड़ा प्रभाव है। और इसके अलावा उनका खुद का गांव जो प्रहलादगढ़ है वो भिवाड़ी हल्के में पड़ता है।
तो उस प्रहलादगढ़ में और भिवानी में भी उनका एक अच्छा खासा रसूख है। इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ और नेता हैं, चाहे वो राव नरेंद्र सिंह हो, अनीता यादव हो, अभी अभी एक बड़े नेता ने ज्वाइन भी किया है जो जेजेपी के जिला प्रधान रहे, मंजू चौधरी, और उनके पति चौधरी मूलाराम गुर्जर हैं, और मूलाराम और जो उनके पिताजी थे चौधरी फूसाराम, उनका भी इस नारनौल और नांगल चौधरी के इलाके में एक अच्छा खासा दबदबा है, तो वो भी एक मजबूत चेहरे हैं। लिहाजा इस पूरी लोकसभा में पार्टी की बजाय कैंडिडेट कौन होगा उसी पर हार जीत का फोकस रहेगा। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा बैंक जो बाबा रामदेव है, स्वामी रामदेव, क्योंकि उनका गांव भी नांगल चौधरी में सैद अलीपुर गांव पड़ता है, आखिर में बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर के पास, उनका भी अपना एक खासा इस क्षेत्र में उनके भी समर्थक हैं। जी, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो क्या निकल के आते हैं इस लोकसभा सीट से? डिसाइडिंग फैक्टर आप किसको मानते हैं? देखो, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का रहा है। ये तमाम वो एरिया है, बड़वा गांव से आप शुरू हो जाओ, बड़वा बिल्कुल हिसार की सीम पर आता है और लोकसभा के बड़े गांव में है, लुवारू हल्के में, और वहां से आप लास्ट निजामपुर तक चले जाओ जो नांगल चौधरी में पड़ता है, राजस्थान के बॉर्डर पर। ये तमाम एरिया राजस्थान के साथ लगता है। यह पानी की बड़ी भारी किल्लत है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने पानी के समान बंटवारे को लेकर के यहाँ एक रथ यात्रा भी निकाली थी जब वो कांग्रेस में हुआ करते, और उसका उनको आज तक भी फायदा मिलता जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। दूसरा, अगर इस क्षेत्र में कोई और मुद्दा है तो वो सिर्फ जातीय समीकरण ही यहाँ जो है डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि इसमें महेंद्रगढ़ जो जिले के चारों हल्के हैं वहां पढ़ाई का अच्छा क्रेज है, लोग नौकरियों पर हैं क्योंकि शिक्षण संस्थान बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में। और जो भिवानी का क्षेत्र है वहां भी चौधरी बंसीलाल के समय में भी और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी अच्छी खासी नौकरियां लोगों को मिली, तो यहाँ रोजगार लोगों के पास ठीक ठाक है, लेकिन पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। मिलिट्री में बहुत सारे लोग हैं इस बिल्कुल ये पूरे देश के जो सर्वोच्च जो लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें सैनिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ आता है। आर्मी जो चीफ रहे हैं वीके सिंह, जो अभी बीजेपी के एमपी भी और केंद्र में मंत्री हैं, वो भी इसी लोकसभा के तोशाम हल्के के बापोड़ा गांव से आते हैं। जी 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 प्रद्युम्न जी, इस समय पे हरियाणा के बॉर्डर्स पे किसानों का जमावड़ा है और किसान आंदोलन दोबारा से अपना रूप ले रहा है और किसान लगातार एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन का कितना असर आप इस लोकसभा सीट पर देखते हैं? देखो, पीछे जब किसान आंदोलन था, जब 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, तब भी मैं इस लोकसभा क्षेत्र में खूब घूमा। यहाँ किसान आंदोलन का महेंद्रगढ़ जिले में तो रत्ती भर भी कोई असर नहीं था, और महेंद्रगढ़ जिले में किसी भी आंदोलन का कोई असर दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वहां ज्यादा लोग पढ़े लिखे और नौकरी पेशा हैं, आंदोलन नहीं करते लगभग लोग। दादरी, बारडा और लोहारू इन और तोशाम का कुछ क्षेत्र, इस क्षेत्र में जरूर किसान आंदोलन का एक बड़ा असर दिखाई दिया। सोमवीर सांगवान जो सरकार में थे, उन्होंने चेयरमैन थे, किसानों के समर्थन में चेयरमैनी से इस्तीफा भी देना पड़ा, सरकार से भी समर्थन उल्टा लेना पड़ा। नैना चौटाला जो दुष्यंत चौटाला की माताजी है, उनको बड़ा भारी विरोध आज तक भी झेलना पड़ रहा है उस किसान आंदोलन का। जेपी दलाल जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनको भी बार बार वो तो संभवतः प्रदेश के ऐसे पहले कृषि मंत्री होंगे जिनको पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग हर सप्ताह किसानों के जो है प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा होगा। हालांकि मैं एक मामले में उनकी तारीफ भी करूंगा कि इस पूरे लोहारू क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुआवजा अगर किसी ने दिलाया और टेल के अंतिम छोर तक पानी अगर किसी ने पहुंचाया, तो या तो चौधरी बंसीलाल ने पानी पहुंचाया था या अब जयप्रकाश दलाल ने पानी पहुंचाया है। और जेपी दलाल ने जो मुआवजा लोगों को दिलाया है वो भी एक बहुत बड़ा जो है इस क्षेत्र के लिए आगामी चुनाव में उनके लिए फायदेमंद रहेगा। किसान आंदोलन का जो असर है वो मुख्यतः जो जाट लैंड है उसी में ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी,
जी ये जो सीट है इस पे इनेलो का बहुत अच्छा दबदबा रहा है। 2014 में सेकंड पोजीशन पे रही इनेलो, 2009 में भी सेकंड पोजीशन पे रही, लेकिन उसके बाद 19 में जो था दोनों पार्टियां अलग अलग हुई, जेजेपी और इनेलो, तो उसके बाद इनका जनाधार घटा है। अभी जो हमें लग रहा है और भाजपा के जो नेता कह रहे हैं कि वो 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ रुझान बन रहा है। तो इसमें अगर जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता तो क्या समीकरण यहाँ पर रहेंगे, जेजेपी, इनेलो और बीजेपी, और उसका असर फिर क्या रहेगा? आपको एक खास बात बताऊं, दुष्यंत चौटाला के पिताश्री हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत राजस्थान से की। वो नौहर और दातारामगढ़ से वहां से विधायक चुने गए और उसके बाद उन्होंने चौधरी देवीलाल जी से एक बात पूछी कि अगर मैं हरियाणा की राजनीति करूं तो किस लोकसभा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने एक बात कही कि अगर एमपी तो बनना है तो कहीं से भी लड़ ले, वहां से जीत जाएगा चौधरी देवीलाल के नाम पर, लेकिन अगर नेता बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़ और पूरे प्रदेश का नेता बन जाएगा। तब अजय सिंह चौटाला ने यहाँ 1998 का पहला चुनाव लड़ा, उस चुनाव में वो चुनाव हारे, उन्होंने हार नहीं मानी, 1999 का चुनाव फिर लड़ा, 1999 के चुनाव में वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। उसके बाद 2004 में वो चुनाव फिर हार गए, 2009 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, फिर चुनाव हार गए, 2013 में जेबीटी प्रकरण के मामले में जो है उनकी सजा हो गई, उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इस क्षेत्र को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि कहा जाता है, जेजेपी के नेता कहते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ उनकी एक अच्छी टीम, एक अच्छा खासा जो है उनका एक वजूद है। लेकिन जब से दोनों पार्टियां अलग अलग हुई हैं और महेंद्रगढ़ को इस लोकसभा में शामिल किया गया है, तब से जो है चौटाला परिवार के लिए ये सीट उतनी सेफ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो अहिरवाल लैंड है उसमें आज भी अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार का इतना वर्चस्व और इतना जो है उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है वर्तमान में। हालांकि खुद अजय सिंह चौटाला बार बार एक बात कहते रहे हैं कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनको परमिशन नहीं मिलती है तो उनका बेटा दिग्विजय चौटाला यहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिसार भिवानी की बजाय उनके लिए ज्यादा मजबूत है आज के दिन। जी कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी खेमेबाजी, धनेबाजी बहुत ज्यादा है, और किरण चौधरी हालांकि उस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा मानती हैं, कहती रही हैं कि वो उनकी कर्म भूमि है, इसलिए श्रुति चौधरी बहुत मजबूत दावेदार है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो उनके जो नेता है, उनको जो मानने वाले नेता है वो भी वहां पे है और वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस की फूट है, और पिछली बार भी जो हम बात कर रहे थे कि श्रुति चौधरी 4 लाख के करीब वोटों से हारी, उनको 3 लाख के करीब वोट मिले, तो कहां चूक रही थी पिछली बार, और इस बार कांग्रेस को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? इस लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही समीकरण है सैनी साहब, जहां अहिरवाल के जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं वो जिसको जिताएंगे वही सांसद बनेगा आज के दिन। उसका कारण ये है कि जाट कैंडिडेट 2 खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो अहिरवाल है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, और उस अहिरवाल में भी राव इंद्रजीत सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी जो भूपेंद्र यादव हैं जो केंद्र में मंत्री थे, उनको भिवानी से टिकट देने की बड़ी चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने कार्यालय भी खोल लिए थे, उनके जो पीए और जो उनके खासम खास थे वो लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ इसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इसी भय से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, या उनको टिकट इसी वजह से बीजेपी ने नहीं दी कि कहीं राव इंद्रजीत कोई खेला ना कर दें, क्योंकि ऐसा संभावनाएं थी कि राव इंद्रजीत जो है कुछ भी कर सकते हैं। और चौधरी धर्मवीर सिंह भी राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। आपको एक और खास वाक्य बताऊं, 2014 का जब विधानसभा का चुनाव था और बीजेपी केंद्र में सरकार थी, तो शाम से एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दे दिया, चौधरी धर्मवीर सिंह के वो नजदीकी थे,
उनको 1000-1200 के आसपास वोट मिले। वो सबसे कम वोट थे बीजेपी के, जब बीजेपी के 46 एमएलए आए और उनकी सरकार बनी। जबकि धर्मवीर सिंह के खुद के भाई राजवीर सिंह लाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्होंने अच्छे खासे लगभग 40,000 के आसपास वोट लेकर के वो गए। तो यहां जो है ये कहा जा सकता है कि किसी पार्टी के बंधुआ नहीं है, यहाँ लोग या नेता के साथ लोग हैं। और जहां तक आपने किरण चौधरी का और कांग्रेस का बात की, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट श्रुति चौधरी की बजाय कांग्रेस को किरण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी में दिन रात का अंतर है। श्रुति चौधरी अक्सर इस लोकसभा से नदारद रहती है, वो दिल्ली में रहती है, और किरण चौधरी का एक बड़ा नाम है, लोगों की उनमें एक पहचान भी है और वो एक मैनेज भी कर सकती हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है, सबसे पहले तो उनके जो जेठ हैं रणबीर सिंह महिंद्रा, उनके जो चौधरी बंसीलाल के जो दामाद हैं चौधरी सोमवीर सिंह, जो लोहारू से विधायक रहे हैं, राव दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह, अनीता यादव, ये जो नेता हैं, इन सब को किस ढंग से मैनेज करके ये उनकी मदद करें, क्योंकि ये तमाम नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकियों में शामिल हैं। जब तक ये नेता सहयोग नहीं करेंगे तब तक किरण चौधरी या श्रुति चौधरी या चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात, वो सम्मानजनक उनकी हार भी नहीं हो पाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भारतीय जनता पार्टी ने पैनल में भेजा है यहां से, और हम पीछे चर्चा कर रहे थे जब हिसार की बात हो रही थी तो ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि चौधरी धर्मवीर को हिसार शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस पे दांव खेल सकती है? देखो, चौधरी धर्मवीर सिंह का गांव हिसार लोकसभा में पड़ता है, बवानीखेड़ा हल्के में तालू, और ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी से एक बार चुनाव लड़ा था विधानसभा का, लेकिन उनकी बड़ी बुरी से भी बुरी हार हुई थी, लगभग 3000 के आसपास उनको वोट मिले थे। और ओम प्रकाश धनखड़ का खुद का इस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा जो है वोट बैंक खुद का नहीं है जी। यहां से या तो चौधरी धर्मवीर सिंह ही जिताऊ कैंडिडेट है। अगर चौधरी धर्मवीर सिंह को हिसार शिफ्ट किया जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां एक ही कैंडिडेट और ज्यादा मजबूत है, वो है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल जी। क्योंकि जेपी दलाल के नाम पर जाट वोट बैंक पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत भी मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बहुत ज्यादा खिलाफत करेंगे, वो भी उनकी मदद कर सकते हैं। जी, राव दान सिंह का नाम कांग्रेस की तरफ से भी उछाला जा रहा है कि अगर ये समीकरण ऐसे बनते हैं कि यहाँ से धर्मवीर जी को वो किया जाता है और जाट को आमने सामने करने की बजाय यादव कार्ड खेलती है कांग्रेस। देखो, अगर राव दान सिंह को टिकट मिलेगी तो एक चीज तो ये निश्चित है कि जो किरण चौधरी के समर्थक हैं वो उनको वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था कि राव दान सिंह ने भी उस ढंग की मदद श्रुति चौधरी की नहीं की जो एक लोकसभा के कैंडिडेट की करनी चाहिए। दूसरी बात, राव दान सिंह के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ महेंद्रगढ़ और कुछ भिवानी का क्षेत्र उस तक के ही नेता हैं, उसके अलावा उनका जैसे लोहारू है, बारडा है, दादरी है, तोशाम है, इन क्षेत्रों में कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका प्रभाव नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि राव दान सिंह बहुत मजबूत हैं। हाँ, अगर किरण चौधरी और उनके समर्थक उनकी खुली मदद करें तो राव दान सिंह एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि वो अहिरवाल में वोट लेंगे अहिर के नाम पर, और यहां से जो जाट वोट है, चौधरी बंसीलाल का जो वोट है, वो किरण चौधरी उनको दिलाए तो वो एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। कहने का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ तभी इस सीट को जीत पाएगी या जीतने के हालात में होगी जब हुड्डा गुट और किरण चौधरी का गुट एक साथ हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसका फैसला अभी समय के गर्भ में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, और शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई पार्टी पहले उम्मीदवार तय कर दे तो उसको देखते हुए दूसरा उम्मीदवार तय किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन